बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 11 ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। पेपर के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी कि इसका जो स्टार्ट है उसमें आपने पढ़ा हुआ भी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, इनमें से एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन को चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि एक उसकी स्टेज का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड का नाम है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड का नाम है क्रेब्स साइकिल जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और चौथी स्टेज का नाम होता है रेस्पिरेटरी चेन। तो पेपर का अगर एमसीक्यू आ जाए कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उसकी चार स्टेजेस हैं। एक इसकी ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, और चौथी है रेस्पिरेटरी चेन। पेपर के लिहाज से देखा जाए तो इनमें से जो पहली दो जो हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, क्रेब्स साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और रेस्पिरेटरी चेन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि इनमें से जो स्टेज सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोसोल में होती है, उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और उसके बाद जो बाकी स्टेजेस हैं वो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि इसमें से ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट विच इज कॉल्ड साइटोसोल इसके अंदर होता है, जबकि इसका जो रिमेनिंग जो स्टेजेस इसकी हैं वो होती हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका मतलब क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस दैट इज एक्चुअली द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुविक एसिड। ये हमने कल भी पढ़ा था, इसके बारे में पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 4 में भी दिया हुआ है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये प्रोसेस याद रखिएगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये दोनों स्टेजेस में एरोबिक और एनारोबिक स्टेज के अंदर ये परफॉर्म हो सकता है, और जो इसका प्रोडक्ट होते हैं एक्चुअली वो दो प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट है, उसके पायरुविक एसिड जो इसका प्रोडक्ट है एक्चुअली वो दो बनते हैं, मतलब एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं। अब इस प्रोसेस जो कि साइटोसोल में हो रहा है, इसके लिए जो चीजें चाहिए वो एंजाइम चाहिए होते हैं, एटीपी चाहिए होती है, कोएंजाइम वगैरह चाहिए होते हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ग्लाइकोलाइसिस दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस और टू फेजेस। पहला फेज का नाम प्रिपरेटरी फेज होता है और दूसरे का नाम होता है ऑक्सीडेटिव फेज होता है। प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज जो होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है, और एनर्जी जो होती है दैट इज एक्सपेंडेड और एनर्जी इज यूज्ड, इसमें एनर्जी यूज होती है। जबकि ये एनर्जी हार्वेस्टिंग जो स्टेज होती है उसकी वो होती है कौन सी, ऑक्सीडेटिव फेज। इसमें एनर्जी एक्चुअली स्टोर हो रही होती है। तो हम इनमें देखेंगे कि इसका नेट रिजल्ट क्या बनता है। तो ये आपने याद रखना है कि पहला फेज जो है इसका उसे हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, और जो दूसरा फेज होता है उसे हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। पेपर के लिहाज से अगर देखा जाए तो पेपर में जो प्रिपरेटरी फेज को स्केच करना या ऑक्सीडेटिव फेज को स्केच करना, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, और ये इनका जो स्केच है ग्लाइकोलाइसिस का या क्रेब्स साइकिल का, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है। पहला फेज जो प्रिपरेटरी फेज है इसके अंदर जो आपने याद रखना है कि इसमें एटीपी जो होती है वो यूटिलाइज हो रही होती है, और ग्लूकोज होता है वो एटीपी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट तब बनेगा जब ये फास्फेट, जब एटीपी इस्तेमाल होगी और एटीपी का जो एक फास्फेट होगा वो ग्लूकोज के 6 कार्बन पे आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोज
6 फास्फेट। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फास्फेट ये नेक्स्ट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। इस स्टेज में यहाँ इनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। उसके बाद फिर ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में मतलब इसकी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पर फास्फेट आता है। फिर इसके बाद एक और एटीपी इस्तेमाल होती है और ये फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे उसका फास्फेट आ जाएगा तो उसका नाम बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन जाएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना। तो इसमें आप देखें कि इसमें एटीपी जो होती है वो इस्तेमाल हुई और एक फास्फेट जो है वो अटैच हुआ कार्बन नंबर 1 पर और इसके जो रिमेनिंग मतलब 2 फास्फेट हैं एडीपी के अंदर। तो एटीपी 3 फास्फेट एंटर हुए और 2 फास्फेट निकल गए, जबकि एक फास्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 ऑफ फ्रक्टोज पे अटैच हुआ। दिस प्रोसेस जो होता है ये वाला जो आपके सामने है ये एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज inhibited by the glucose 6 phosphate. Also there are several informs या isoforms lowest किलोमीटर या km in liver। इसको आपने याद नहीं करना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। आपने बस ये याद रखना है कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है जिसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज भी होती है और वो ऑक्सीडेटिव फेज होता है। खैर इसके फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से 3 कार्बन कंपाउंड 2 बनते हैं। एक का नाम फास्फो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है और दूसरे का नाम जो होता है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है। तो ये 2 उसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जबकि ऑक्सीडेटिव फेज होता है उसके अंदर जो ये 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है ये NAD की मौजूदगी में नेक्स्ट ये रिड्यूसिंग पावर रखता है, तो ये नेक्स्ट कन्वर्ट होते हैं इनटू 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं। भी हम इसकी जो फ्लो चार्ट है उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इनटू 1,3 बिस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर। उसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है। मैं पहले आपको उसका फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। ये हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना है और इसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना। ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ये नेक्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू 1,3 बिस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। उसके बाद यहाँ एनर्जी यूज हो रहा है जैसे आपको बताया, फिर ये कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। और जो ग्लिसरेट आपको बताया हुआ है कि ग्लिसरेट जब ATE आ जाए उसे आप ग्लिसरिक एसिड भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होगा इनटू 2 फास्फो, इनकी पोजीशन चेंज होगी तो फास्फेट 3 कार्बन से सेकंड कार्बन पे आ जाएगा तो नाम बन जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट। उसके बाद फिर फास्फोइनोल पायरुवेट और फिर पायरुवेट बनता है। हम ये आपके सामने जो फ्लो चार्ट है ये बहुत डिटेल में है, ये विद फार्मूलाज है। हमारी किताब में जस्ट नाम लिखे हुए यहाँ विद फार्मूला है, तो ये आप यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा कि ग्लूकोज है तो इससे बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। फिर उसके बाद इससे फिर बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। मतलब इसकी आइसोमराइजेशन मतलब पोजीशन चेंज होती है और ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाता है। और उसके बाद फिर एडिशन ऑफ एटीपी एट 1 कार्बन होता है तो बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। इससे आगे 2 कंपाउंड्स बनते हैं, एक का नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और एक का नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों क्योंकि ये इंटर कन्वर्जन होती है तो यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इससे नेक्स्ट बनेगा
उसका नाम जैसे किताब में दिया हुआ है 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट दिया हुआ है, उसके बाद फिर आगे 3 फास्फोग्लिसरेट है, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट फास्फोइनोल पायरुवेट है, और एंड में पायरुवेट है। क्योंकि यहाँ से इस एक से ये सारे बने हैं, फिर ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा तो फिर इससे सारे बनेंगे, तो एंड रिजल्ट में 3 कार्बन पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये आप याद रखना है। इसको और आसान समझा देता हूँ कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड में पायरुवेट विच इज एंड प्रोडक्ट जो पायरुवेट बनता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो 6 कार्बन से जो पायरुवेट बनेगा उसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट जी? तो ये है इसका फ्लो चार्ट है। इसमें जो पहला फेज है, यहाँ तक का जो फेज है ये वाला, ये ऊपर वाला, ये सारे का सारा जो फेज है स्टार्ट से लेके यहाँ तक ये प्रिपरेटरी फेज है, और यहाँ से एंड तक जो फेज है ये वाला ऑक्सीडेटिव फेज है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है, लेकिन ये विद फार्मूलाज दिए हुए हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये ग्लूकोज से पायरुवेट बना है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है क्या कि ये एंड में पायरुवेट बना, और पायरुवेट जो है नेक्स्ट ये आपके सामने यहाँ इसका बैलेंस दिया हुआ है कि अगर आप एंड में रिजल्ट देखते हैं, नेट रिजल्ट के कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए और कितने रिलीज हुए, तो आंसर इज कि इसके अंदर जो 4 एटीपी हमारे पास हमें हासिल होते हैं और 2 एटीपी जो होते हैं वो इसमें यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एंड रिजल्ट हम इस देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके सामने यहाँ पर ये 2 एटीपी हैं, यहाँ पर ये 2 एटीपी हैं, टोटल 4 एटीपी जो होते हैं वहां पर ये 2 एटीपी यहाँ ये यूज हो रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर देखें 1 और इधर ये 2 और ये लास्ट में ये तीसरा और ये चौथा, तो टोटल जो है वो 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ रिलीज हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। तो आपको जो हासिल हुए यहाँ से वो आपको 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, नेट रिजल्ट आपके पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है जी। तो ये वही बात यहाँ पर दी हुआ है, ये इसका एनर्जी बैलेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट नेट गेन एटीपी, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि नेट गेन एटीपी आपके पास 2 आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनते हैं उनकी होती है ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन है मतलब ये कि इसके अंदर ये 3 कार्बन कंपाउंड ये 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। यहाँ होती है डी कार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज होता है और फिर बन जाता है जी यहाँ पे क्या, यहाँ बन जाता है एसिटाइल को ए बनता है। एसिटाइल को ए ये एक्चुअली 2 कार्बन कंपाउंड है। तो मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है यहाँ ये इस डायग्राम में देख सकते हैं ये 3 कार्बन है। इस 3 कार्बन में से ये वाला हिस्सा ये बना रहा है जी, ऊपर वाला ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है जी। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन हुई है और उससे बना है फिर नेक्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल को ए बनना है। ठीक है जी। तो इसे कहते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस आपके सामने ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला रेस्पिरेटरी चेन ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है जी। तो इसे जो डायग्राम आपके सामने है इसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ है एसिटाइल कोए, अब ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है। तो जो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है तो यहाँ जैसे मेंशन भी है कि जो एसिटाइल को ए है
वो मिलता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। तो जो चीज बनती है इसमें आपको पता है कि इसमें 2 कार्बन है एसिटाइल कोए में, ऑक्सैलो एसीटेट में टोटल 4 कार्बन है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि एसिटाइल कोए, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो एसिटाइल कोए विच इज फॉर्म्ड बाय पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन that will combine with oxaloacetate to form citrate which is 6 carbon compound। अभी आप इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज देखेंगे कि किस तरह से कार्बन के नंबर कम हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सैलोएसीटेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो सिट्रेट बनाता है और सिट्रेट के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ एंड में भी लिखा हुआ है और मैंने ऊपर लिख भी दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आते हैं वो सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। और ये प्रोसेस NAD के अंडर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो आइसोसिट्रेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ये याद रखिएगा इट इज 5 कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो कार्बन 6 से बन जाएंगे 5 बन जाएंगे, ओके। उसके बाद मजीद इसकी यहाँ पर एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो फिर 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे हम सक्सीनेट कहते हैं। मतलब ये याद रखिएगा, पहले बता चुका हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में आपके सामने है कि ये जो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन हुई है उससे बना ये एसिटाइल को ए, ये अटैच होता है विद दिस ऑक्सैलोएसीटेट। तो ये आपके सामने ये वाला है ऑक्सैलोएसीटेट, इनके साथ मिलता है तो जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं सिट्रेट कहते हैं। सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट बनता है, फिर आइसोसिट्रेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ये यहाँ रिलीज हो रहा है, इससे बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट व्हिच इज 5 कार्बन कंपाउंड। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड सक्सीनेट बाय द रिलीज ऑफ 1 मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके सामने यहाँ रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें अल्फा कीटो में 5 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो जो चीज बनेगी वो 4 कार्बन की होगी, उसे सक्सीनेट कहते हैं। फिर मजीद एक और को एंजाइम आता है जिसका नाम FAD होता है, ये कन्वर्ट करता है सक्सीनेट को फ्यूमारेट में और फिर फ्यूमारेट कन्वर्ट होता है इनटू मैलेट और फिर मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर भी NAD इस्तेमाल होगा और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक NAD यहाँ इस्तेमाल होता है, एक यहाँ NAD इस्तेमाल होता है और एक FAD यहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये आपने लाजमी मायने में रखना है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो NAD का यूज हो रहा है वो यहाँ पे 2 NAD यूज हो रहे हैं और एक जो है वो FAD इस्तेमाल, ये एक FAD है, यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ, एक FAD है और यहाँ पर ये 2 NAD, एक NAD ये है और एक NAD ये है, 2 NAD इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट बने हैं, एक पायरोवेट से ये एक क्रैब साइकिल चलता है और दूसरे पायरोवेट से दूसरा क्रैब साइकिल। इसका मतलब है एक ग्लूकोज से 2 क्रैब साइकिल चलते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो भी आपको बताया कि सक्सीनेट जो बना वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बना, उसके बाद फिर नेक्स्ट सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है और फ्यूमारेट से फिर मैलेट बनता है, फिर मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, ठीक है जी। तो ये वही मैलेट है, मैलेट के बाद फिर यहाँ से NAD इस्तेमाल होगा और उससे बनेगा फिर क्या ऑक्सैलोएसीटेट। अब जब ऑक्सैलोएसीटेट बन गया तो उसके बाद साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर दोबारा एक ऑक्सैलोएसीटेट आगे नेक्स्ट एक एसिटाइल कोए के साथ बाइंड होगा और फिर ये दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे लिखा हुआ है ऑक्सैलोएसीटेट में नाउ कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए टू एंटर द साइकिल। तो ये होल साइकिल इज इन अगेन रिपीटेड। ये था हमारा लेक्चर आज का। तो इस लेक्चर में आपने समझा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रैब साइकिल क्या है,
सेलुलर रेस्पिरेशन किन 4 स्टेज पर मुश्तमिल है? तो अभी तक आपने इसमें से 3 स्टेज पढ़ चुके हैं आप लोग, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल। थैंक यू सो मच।